Hello dear students. Now we have finished the second chapter. Explanation has been completed. We have also done the MCQs. Now we have moved on to the very short answer questions जो 1 markers होते हैं या 2 marks में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस थोड़े से ही दे रखे हैं आपकी बुक में 11 क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं एंड बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको डायरेक्टली अपलोड कर दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में फर्स्ट चैप्टर के भी कर दूंगी और इसके भी कर दूंगी ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सारे क्वेश्चंस हैं देयर आंसर्स हैव बीन क्लियरली गिवन विद इन द चैप्टर इटसेल्फ वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर एंड द आंसर्स आर गिवन देयर वेरी क्लियरली. So you just have to find out. I'll just tell you the page number. This is the answer is given on page number 13. Written constitution भी दे रखा है वहाँ पे, unwritten constitution भी दे रखा है. पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर 13 है. मैं आपको दिखा भी देती हूँ कहाँ पे दे रखा है और आपको क्या लिखना है. ठीक है, ये देखिए पेज नंबर 13 पे जो हमने पढ़ा था ना, रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है कि और यहाँ से आपको लिखना होगा अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द लॉज इनेक्टेड बाय अ, यहाँ से देखो, बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पीपल इलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. और एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि हमारा जो इंडिया का है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एक और कंट्री लिख दीजिए यूएसए. दोनों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. देन उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अच्छा सेम क्वेश्चन में पूछा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो ये हो गया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कंप्राइजेस अनरिटन ट्रेडिशंस कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस. और इसका बेस्ट एग्जांपल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. मतलब रिटन में आपके जितने भी लॉज है ना वो सारे के सारे रिटन डाउन है, पेन डाउन है, और अनरिटन में वोकल चलता है, वर्बल कम्युनिकेशन चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Your next question is give 2 reasons to show that why the Indian Constitution is a lengthy constitution. Again the answer is given on page number 13 itself. और बहुत सारे यहाँ पे आपको points जब मैंने पढ़ाया था तो explain किए थे. You can see कि lengthy क्यों है. देखो यहाँ पे है द रीजंस, ये रीजंस दे रखे हैं 1 2 3 4 जो मैंने ऑरेंज से मार्क कर रखे हैं. ये देखिए फर्स्ट क्या है, आप फर्स्ट क्या लिख सकते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल द बेस्ट पॉइंट्स, ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. बहुत स्टडी की थी उन्होंने. 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3 साल में रेडी किया था कॉन्स्टिट्यूशन. तो लेंदी क्यों है, बल्कि क्यों है, क्योंकि जितने भी दुनिया में उन्होंने अच्छी अच्छी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े उनके बेस्ट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया. देन उस समय ये सेकंड पॉइंट जो है आप ये ले सकते हैं कि उस समय बहुत तरह की गवर्नमेंट्स उस समय प्रेवलेंट थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनके भी उन्होंने एक निचोड़ जिसको कहते हैं ना, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ उनकी निकाली एंड दे ट्राई टू फॉर्म अ वेरी नाइस कॉन्स्टिट्यूशन. देन आप थर्ड पॉइंट 2 ही पूछे लेकिन आप कोई भी लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं कि द फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू पुट इन ब्लैक एंड वाइट एवरीथिंग अबाउट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब एग्जीक्यूटिव की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या करना चाहिए, लेजिस्लेचर की क्या ड्यूटीज़ हैं और जुडिशरी की क्या ड्यूटीज़ हैं. जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनकी सारी ड्यूटीज़ ना दे हैव पेन्ड डाउन, दे हैव रिटन इट डाउन. सो दैट अगेन मेक्स इट अ वेरी बल्की लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन. देन यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट there have been amendments from time to time which have also added to the length and bulk of the constitution. So that is why it is very bulky. Next is how many articles and schedules are there in the Indian constitution. तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट जब आपसे पूछा है हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर, तो आप ना इसमें ये भी लिखिए कि आज की डेट में कितने हैं और प्रीवियसली कितने थे. तो आज जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस समय वी हैड अगेन पेज नंबर 13 पे ही आंसर दे रखा है. वी हैड 395 articles in 22 parts and 8 schedules earlier when it was formed. At present, after so many changes, after so many additions, so many amendments, we have at present 470 articles and 12 schedules in 25 parts. So this is also made our constitution very bulky. You have to mention this. ठीक है, पेज नंबर 13 है ये. Okay. Then state one difference between the federal and unitary constitutions. हमारा जो constitution है हम क्या कहते हैं, it is federal in spirit, as federal in structure and unitary in spirit. तो federal और unitary के आपको एक एक difference लिखने को बोला है. तो federal क्या है, federal वो चीज़ होती है जो कि states को power देती है और unitary वो form of government है जो कि union को, center को all powerful बनाती है. अब हमारी quasi federal polity है, थोड़ी सी पावर स्टेट्स के पास है, फेडरेशंस के पास है और मेन पावर यूनियन के पास है, सेंटर के पास है. तो आपसे पूछा है फेडरल यूनिटरी में एक डिफरेंस बताइए.
तो फेडरल फीचर्स के, फेडरल जो गवर्नमेंट के फीचर्स हैं वो आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन और द सेंटर, यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये फेडरल गवर्नमेंट हो गए, ये फेडरल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका यूनियन फीचर ये हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मच ग्रेटर कंट्रोल ओवर ऑल द फाइनेंसेस एंड द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट्स एज वेल। तो आपको फेडरल और यूनिटरी के एक डिफरेंस बताना है, आप कोई भी एक बता दीजिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। अच्छा, यहाँ पे अब आपसे यही चीज़ अलग तरीके से पूछ लिया। ये कह रहे हैं कि यूनियन भी हमारी बहुत पावरफुल है लेकिन स्टेट के पास भी कुछ राइट्स हैं, वो कैसे पता चलता है? तो ये वाला पॉइंट आप दे दीजिए कि यूनियन लिस्ट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूनिटरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 100 और 99, बट ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, दे आर विद द सेंटर। और स्टेट के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कि स्टेट अपने खुद के लॉज बनाता है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। So that is the difference. Then mention any two federal features of the institution, Indian Constitution, and then mention any two unitary features. Again same चीज़ों को अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, फेडरल फीचर्स, आंसर नंबर 6। तो आप आंसर नंबर 6 में आप कोई भी 2 फीचर्स लिख दीजिए। देखो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 फीचर्स दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आप 2 फीचर्स लिख दीजिए विच शोज दैट इंडिया हैज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके ये फीचर्स दे रखे हैं। देखो कि यूनियन लिस्ट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास फाइनेंसेस पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, ऑब्वियसली वो स्टेट्स को एलोकेट करती है डिफरेंट फंड्स, सेंटर स्टेट्स को फंड्स एलोकेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। सो द पर्स इज कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। देन सेंटर हैज़ बीन गिवन एन एज ऑन द सब्जेक्ट्स, 47 कॉन्करेंट लिस्ट में है और जो यूनियन लिस्ट थी उसमें 100 थे। रेजिडरी पावर भी, रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रेजिडरी पावर है दैट आल्सो वेस्ट विद द सेंटर। मतलब कि जो दोनों लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं होंगे ना, तीनों लिस्ट में यूनियन लिस्ट होती है जिसपे कि सेंटर बनाता है लॉज, स्टेट लिस्ट होती है जिसपे कि स्टेट्स अपने अपने लॉज बनाती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे कि दोनों अपने लॉज बनाते हैं, और जो रेजिड्यूरी पार्ट्स हैं, जो बचे हुए हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ इश्यूज रह जाते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उन पे सेंटर बनाता है लॉज, उनको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी पार्ट्स। सो द होल द पार्ट्स, all the issues, all the topics, they have been divided like this in our country. तो हम ये कह सकते हैं कि यूनियन इज ऑल पावरफुल। ओके, ये ध्यान रखना कि कौन सी वाली चीज़ ना कहाँ से ली गई। जैसे कि रेजिडरी पावर वाला कॉन्सेप्ट जो है कनाडा के उससे लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the essential features of the parliamentary form of government? अब हम कहते हैं कि इंडिया जो है we have a parliamentary form of government, मतलब कि हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, उनके अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उनका भी एक कोरम होता है। कोई अगर हम किसी स्टेटमेंट को लॉ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास होनी चाहिए, तभी वो लॉ में कन्वर्ट हो सकती है, जब दोनों हाउसेज उसको क्लियर कर देते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, द क्वेश्चन यू आर बीइंग आस्क्ड इज हाउ कैन यू से दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स जो हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि येस वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या है, रियल पावर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट, दे आर वेस्टेड विद द कैबिनेट। जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट होता है, जो कि इलेक्ट होके आते हैं मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर उनको पोर्टफोलियोज अलॉट करते हैं, तो वो जो कैबिनेट होता है इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और कैबिनेट का हेड जो होता है दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सारे मिनिस्टर्स और जो कैबिनेट का हेड है दैट इज़ द पीएम, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इट इज़ अ मस्ट, मैंडेटरी है ये। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड वी हैव 2 हाउसेस। अब यहाँ पे आप पॉइंट वाइज मार्क कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है द कैबिनेट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. द रियल पावर वेस्ट विद इन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये 2 पॉइंट्स आगे आपसे दो ही पॉइंट्स पूछे, लेकिन आप थर्ड पॉइंट लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो कैबिनेट के हेड है प्राइम मिनिस्टर. तो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज टू द पार्लियामेंट, बट नॉट टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द ओनली द एग्जीक्यूटिव हेड. द रियल पावर वेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर. सारे प्राइम जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, नॉट टू द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट को कुछ चीज़ पूछनी है, कोई इन्फो चाहिए, तो ही विल कॉन्टैक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इन टर्न विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग या आफ्टर चेकिंग विद हिज कैबिनेट. ओके, नेक्स्ट इज नेम अ फॉरेन कंट्री विच हैज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो आपको फॉरेन कंट्री बतानी है जिनकी की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ये क्वेश्चन नंबर 9 है. Let me take out the questions. Question number 9. Name a foreign country which has the parliamentary form of government. तो हमारी जो parliamentary form of government है, एक तो यूके में है, इंग्लैंड में है, देन मतलब पार्लियामेंट कहाँ कहाँ है, यूके में है, इंग्लैंड में है, मतलब सॉरी यूके और इंग्लैंड एक ही है, जापान में है, देन इटली में दे आल्सो हैव अ पार्लियामेंट, दे आल्सो हैव अ पार्लियामेंट इन जर्मनी. इटली, जापान एंड जर्मनी, ये 3 जो थी ये क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्हाट वर दे वर दी एक्सिस पावर्स, है ना. ये एलाइड पावर्स के ऑपोजिट काम करती थी. ये एक्सिस पावर्स थी. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इसमें ये सारी कंट्रीज एक तरफ थी, जापान, इटली एंड जर्मनी. डिक्टेटरशिप थी यहाँ पे. और यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, ये सारी कंट्रीज क्या थी, ये क्या थी, एलाइड पावर्स थी, एलाइड नेशंस थे, एलाइड नेशंस. तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो दे वर 2 ऑपोजिट फैक्शंस, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, एलाइड नेशंस थे. इनके साथ फिर और कंट्रीज थी. एंड एक्सिस पावर्स की मेन थी जापान, इटली एंड जर्मनी. इनके साथ फिर कुछ और कंट्रीज भी थी. सो दे वर 2 ऑपोजिट फैक्शंस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो फॉरेन कंट्री विच इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूके, जापान, इटली, जर्मनी और भी हैं. देन व्हाई वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट क्यों किया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, दे आर मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. हम ये क्या कह रहे हैं कि वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि लोगों की भलाई हो सके, लोगों को उनके राइट्स मिल सकें, और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको हम बता सकें कि भाई क्या करना है आपको, किस तरीके से आपको सारे लॉज बनाने हैं और उनको फॉलो करना है. तो देखो यहाँ पे मैंने पहले मार्क किया हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ पे क्या दे रखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप देम इन माइंड वाइल मेकिंग एनी लॉ and implementing its policies. They are very important because they give direction to the state, to the lawmakers to achieve the following aims for the welfare of the people. Aim क्या है directive principle of state policy का? To secure economic and social justice to all the people. Then to secure economic and social welfare of all the people, equality of all the people. Then they also aim at promoting international peace and security, and they are there to establish a welfare state in India. India एक welfare state है. मैंने आपको welfare state का मतलब बताया था जब पढ़ाया था कि मतलब अगर कोई भी natural calamity होती है या कोई और इशू आता है हमारी कंट्री में जिससे कि हमारी जनरल पब्लिक अफेक्ट होती है, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनकी वेलफेयर के लिए काम करें इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, कि उनको खाना पानी प्रोवाइड करें, मेडिसिन प्रोवाइड करें. जो बीपीएल लोग हैं उनको, बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन. और जब कंट्री नॉर्मल है, पीस है, जैसे अभी है, कोई ऐसी कलामिटी नहीं है, कोविड भी चला ही गया है ऑलमोस्ट, तो इस समय पे क्या करती है ये वेलफेयर स्टेट कि जनरल लुक आफ्टर करती है अपने सिटीजन्स का, कि जो बीपीएल हैं उनको फ्री मील प्रोवाइड करना, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री है गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो ये सारी चीज़ें. फिर फ्री डिस्पेंसरीज होती हैं जहाँ पे कि आपको फ्री मेडिसिन मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, फ्री में आपका चेकअप होता है, वैक्सीन्स लगती हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये
शो करते हैं कि इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट. वी हैव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज द गवर्नमेंट हैज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑलवेज इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ इट्स, जो उनकी लिस्ट होती है टू डू लिस्ट, उसमें हमेशा वेलफेयर जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहती है उनकी टू डू लिस्ट में. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट यू मीन बाय द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहीं दे रखा है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स अस, इट गिव्स द राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव द राइट टू वोट. उनके पास वोटिंग राइट है. दे कैन टेक पार्ट इन इलेक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और कलर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और प्रॉपर्टी राइट्स. मतलब कि आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, आपका स्किन कलर कुछ भी, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी है, क्वालिफिकेशन कुछ भी है, प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू हैव द राइट टू वोट. इसके क्या पॉइंट्स हैं कि फर्स्टली दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकली देखा जाए तो एवरीवन इज इक्वल. सेकंड, दे हैव अ राइट टू वोट इन डेमोक्रेसी. देन डेमोक्रेसी का मतलब हो गया अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो इस हिसाब से भी एवरी अडल्ट शुड हैव द राइट टू choose the government, that is the right to vote. Thirdly, if a government affects all, then it must be responsible for all. कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है वो सब पे असर डाल रहे हैं तो गवर्नमेंट को सबके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. रूल्स बना रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी. सो दैट्स इट. हियर वी फिनिश विद ऑल दी शॉर्ट क्वेश्चंस. देन आई विल बी अपलोडिंग दी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस on the channel itself. Okay, take care, study well, learn well, and do tell me if you have any issues, and like the video if you like the content, and subscribe to the channel. Take care.